स्टूडेंट्स, कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। आज हम आपके सामने जो हमारे माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो सुझाव चल रहे थे, उससे पहले के सुझाव तो हमने पढ़ लिए हैं, काफ़ी सुझाव पढ़े हैं। उससे बाद के सुझाव जो हैं, जो बच गए हैं हमारे सुझाव, उन पर आज हम चर्चा करेंगे, है ना। जैसे आपका अध्यापकों के प्रशिक्षण से संबंधित उनके सुझाव है कि अध्यापकों का प्रशिक्षण जो है किस प्रकार से होना चाहिए, है ना। जो आपके निम्न स्तर के, निम्न माध्यमिक स्तर के जो स्कूल है उनका प्रशिक्षण अलग है, और जो आपके उच्च माध्यमिक स्तर के जो टीचर बनेंगे उनका प्रशिक्षण अलग होता है। तो उन दोनों के लिए अलग अलग इन्होंने बताया है। और छात्रों के शारीरिक शिक्षा, उनके कल्याण की जो शिक्षा है ना, और आपका माध्यमिक विद्यालय से संबंधित शिक्षा है कि माध्यमिक जो विद्यालय है वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कितने उनमें भवन निर्माण होना चाहिए, कितने कमरे होने चाहिए, पुस्तकालय होने चाहिए, लेबोरेटरी होनी चाहिए, खेल के मैदान होने चाहिए, विभिन्न प्रकार के साज सज्जा के सामान होने चाहिए। तो उन सब के बारे में अलग अलग सुझाव दिए हैं। तो सबसे पहले हम माध्यमिक शिक्षकों के संबंधी जो सुझाव उन्होंने दिए हैं वो पढ़ते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी इन्होंने अलग अलग हेडिंग्स बनाए हैं, जैसे शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी सुझाव। पहले तो उनके प्रशिक्षण के बारे में, जो अध्यापक लोग हैं उनका प्रशिक्षण कैसा होना चाहिए, वो उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। माध्यमिक स्कूलों के लिए दो प्रकार के अध्यापक होने चाहिए। एक तो बताया उन्होंने, एक तो निम्न माध्यमिक स्कूलों के लिए और दूसरा उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए, या उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए, निम्न माध्यमिक कक्षाओं के लिए। तो आयोग की समिति में इनके लिए अलग अलग शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय और महाविद्यालय भी होने चाहिए। निम्न माध्यमिक अध्यापकों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय राज्य के शिक्षा विभाग से संबद्ध होने चाहिए। जो आपके कक्षा 6 से 8 तक के जो टीचर्स बनेंगे उनकी बात हो रही है। और इनमें प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता जो है वो हायर सेकेंडरी होनी चाहिए। ये विद्यालय शिक्षक और शिक्षिकाओं के लिए अलग अलग होने चाहिए, और इनका प्रशिक्षण काल कम से कम 2 वर्ष का होना चाहिए। यानी कि इनकी योग्यता हायर सेकेंडरी बता दी है। हायर सेकेंडरी के बाद में अब आप जो है प्रशिक्षण लेंगे, और वो भी लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग बता दिया गया है। और ये प्रशिक्षण जो है 2 साल का है, जो कि कक्षा 6, 7, 8 के लिए टीचर्स तैयार करेगा ये प्रशिक्षण। नेक्स्ट ये बता रहे हैं कि माध्यमिक अध्यापकों के प्रशिक्षण महाविद्यालयों विश्वविद्यालय से संबद्ध होने चाहिए। यानी कि जो आपके टीजीटी जिसको बोलते हैं, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, कक्षा 9 और 10 को जो पढ़ाते हैं, वैसे कक्षा 6, 7, 8 को भी पीरियड दे देते हैं उनके, है ना। तो उनके जो प्रशिक्षण महाविद्यालय होंगे वो आपके यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होने चाहिए, और इनमें प्रवेश के लिए न्यूनतम जो योग्यता है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, स्नातक स्तर की शिक्षा होनी चाहिए। और उनका प्रशिक्षण काल अभी तो 1 वर्ष रखा जाना चाहिए, और आगे चल करके अगर आवश्यकता महसूस हो रही है तो वो 2 वर्ष का किया जा सकता है। अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालयों महाविद्यालयों में योग्य अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाना चाहिए, जिनकी अभिवृत्ति लग रही है कि ये टीचर बनने लायक है, योग्य है, इनकी अभिवृत्ति भी टीचर जैसी ही लग रही है, तो उन्हीं को इसमें प्रवेश दिया जाना चाहिए। कुछ इस तरह का एंट्रेंस टेस्ट भी वो करवा सकते थे ना। शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों महाविद्यालयों में प्रशिक्षणार्थियों से किसी प्रकार का कोई शुल्क उनसे नहीं लिया जाना चाहिए। कोई ट्यूशन फीस नहीं लेनी चाहिए, कोई उनको एग्जाम फीस नहीं लेनी चाहिए, और कोई आपका बिल्डिंग फीस या किसी भी मद में कोई फीस नहीं ली जानी चाहिए, और बल्कि उन्हें राज्य सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप प्रोवाइड होनी चाहिए, उनको छात्रवृत्ति वहां पर मिलनी चाहिए। और जो शिक्षक किसी विद्यालय में कार्यरत हो वो उन्हें प्रशिक्षण हेतु पूर्ण वेतन पर अवकाश दिया जाना चाहिए। यानी कि टीचर्स भी हो सकते हैं जो अनट्रेन्ड टीचर है वहां पर, तो उनके लिए भी प्रशिक्षण हो सकता है। तो प्रशिक्षण कार्य हेतु वेतन पर उनको अवकाश
देना चाहिए, तो उनका वेतन जरूरी वहां पर रखना चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों और महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में जो उनका सिलेबस है वो सैद्धांतिक भी होना चाहिए और प्रायोगिक भी होना चाहिए, दोनों पर बराबर महत्व दिया जाना चाहिए। आगे बता रहे हैं कि अध्यापकों को 2 पाठ्य विषयों के शिक्षण और कम से कम 2 सह पाठ्यचारी क्रियाओं के आयोजन में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। यानी कि जो ग्रेजुएशन लेवल के जो 2 विषय होते हैं उनमें, और जो आपके हायर सेकेंडरी के जो 2 विषय मुख्य उनमें उनको 2 सह पाठ्यचारी क्रियाओं और उनमें शिक्षण में प्रशिक्षित उनको किया जाना चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों और महाविद्यालयों में शोध कार्य को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए, यानी कि वहां पर शोध कार्य भी होना चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रशिक्षण, प्रायोगिक प्रशिक्षण और शोध कार्य हेतु डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल संलग्न वहां पर होने चाहिए, यानी कि जहां पर एक छात्र छात्राओं को डेमो दिखाया जा सके और उसके बाद फिर उनसे अभ्यास कार्य कराया जा सके, तो इस प्रकार की बात इन्होंने बताई है। प्रशिक्षित अध्यापकों की पूर्ति के लिए जो है अंशकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम या पाठ्यक्रम भी सुझाव दिए हैं, उसके चलाए जाने चाहिए जो अध्यापकों की पूर्ति कर सकते हो। यानी कि अध्यापक जो आपके पूरे नहीं हो पा रहे हो तो उनके लिए अंशकालीन जो पार्ट टाइम कुछ इस तरह के प्रोग्राम होते हैं उनको चलाने की बात कही है। और शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों और महाविद्यालयों में समय समय पर अभिनव पाठ्यक्रम जो होते हैं आपके रिफ्रेशर कोर्सेज उनकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। स्नातकोत्तर प्रशिक्षण जो एमएड की बात की है में उन्हें ही प्रवेश दिया जाना चाहिए जो स्नातक प्रशिक्षण यानी कि बीएड उत्तीर्ण हो और जिन्हें कम से कम 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव प्राप्त हो, यानी कि बीएड करने के बाद में किसी माध्यमिक विद्यालय में वो 3 वर्ष पढ़ाने के बाद में फिर उन्हें एमएड कक्षाओं में प्रवेश दिया जाना चाहिए। तो ये तो अध्यापकों के प्रशिक्षण से संबंधित सुझाव थे जो शिक्षकों के अंदर ही आ रहे हैं, जो शिक्षकों के सुझाव है। अब दूसरा इन्होंने बताया कि शिक्षकों की अब नियुक्ति अगर हमें बात करनी है कॉलेज में तो वो उसके प्रति क्या सुझाव होने चाहिए वो भी ये बता रहे हैं। अध्यापकों के चयन संबंधी कुछ सामान्य नियम बनाने चाहिए, उन नियमों के अनुसार उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। प्रत्येक गैर सरकारी स्कूल में अध्यापकों की नियुक्ति हेतु एक सिलेक्शन कमेटी का गठन किया जाना चाहिए और जिसमें विद्यालय का जो प्रधानाचार्य पदेन उसका सदस्य होगा, एक ऐसी समिति यहाँ पर बनानी चाहिए। प्रथम नियुक्त अध्यापकों का परीक्षण काल जो होता है साधारणतः 1 वर्ष का होना चाहिए, जो 1 वर्ष और आगे बढ़ाया जा सकता है ना। जो प्रोबेशन जो पीरियड होता है उसको 1 वर्ष का होना चाहिए और आगे उसको थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। तो ये इनके नियुक्ति संबंधी सुझाव दिया अध्यापकों में। अब तीसरा इन्होंने अध्यापकों की जो सेवा शर्तें होती है, उनका वेतनमान होता है, सैलरी होती है, उसके बारे में भी इन्होंने सुझाव दिए हैं। तो वो क्या है? तीसरा इसमें आता है यह सेवा शर्तों से संबंधित सुझाव। तो अध्यापकों के वेतनमान निश्चित करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाना चाहिए जो समय समय पर महंगाई को ध्यान में रखकर विभिन्न स्तर के अध्यापकों के वेतनमान को निश्चित करेगी। यानी कि जैसे समय समय पर महंगाई बढ़ती जाती है उसके अनुसार अध्यापकों का वेतनमान में भी इंक्रीमेंट लगना चाहिए। समान योग्यता और समान कार्य करने वाले अध्यापकों के वेतनमान जो है एक समान होने चाहिए, चाहे वे किसी भी प्रकार के विद्यालय में कार्य कर रहे हो, है ना। तो आपका उसके लिए सुझाव एक अच्छा माना जाना चाहिए। प्रधानाचार्य को उच्च वेतनमान दिया जाना चाहिए क्योंकि वो प्रिंसिपल है, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है ना, और जिससे योग्य व्यक्ति इस पद पर नियुक्त किए जा सके। यानी कि योग्य व्यक्ति जो है इस तरफ जो है अपना वो बढ़ावा करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे। प्रधानाचार्य को जो है अपनी जिम्मेदारी जो है बखूबी निभानी चाहिए, वो कर्तव्य निष्ठा का उनको पालन करना आना चाहिए। इस तरह के कुछ नियम वहां पर बनने चाहिए। प्रत्येक प्रांत में अध्यापकों को प्रोविडेंट फंड, बीमा और पेंशन की सुविधाएं भी दी जानी चाहिए। अध्यापकों को पूर्णकालीन प्रशिक्षण, रिफ्रेशर कोर्सेज, शैक्षिक संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए पूर्ण वेतन पर अवकाश दिया जाना चाहिए क्योंकि ये इस तरह के कोर्सेज जो होते हैं बाहर होते हैं तो उनके लिए अवकाश देना जरूरी होता है। अध्यापकों के बच्चों को माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा है वो निःशुल्क दी जानी चाहिए।
जो अध्यापक है उनके बच्चों की शिक्षा भी जो है निःशुल्क बता दी गई है माध्यमिक स्तर तक की। अध्यापकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा भी दी जानी चाहिए। अध्यापकों की कठिनाइयों और झगड़ों का निपटारा करने के लिए ऑब्लिटेंशन बोर्ड बनाना चाहिए। योग्य एवं स्वस्थ अध्यापकों को 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति दी जानी चाहिए, यानी कि 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति के बारे में उन्होंने बताया है। अब दूसरा इनका जो सुझाव है छात्रों के शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी सुझाव है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बताया कि सभी छात्रों में स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू की जानी चाहिए। दूसरा ये बताया कि स्कूली छात्रों का वर्ष में कम से कम एक बार स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए। जितने भी बच्चे जहाँ वहां पर एडमिशन लिए कम से कम एक साल में एक बार उनका स्वास्थ्य परीक्षण होना जरूरी होता है। एक इस तरह की स्कूल स्वास्थ्य योजना चलानी जरूरी होती है। उसमें जो है डॉक्टर होना चाहिए, उसमें डिस्पेंसरी भी होनी चाहिए। जो कमजोर बच्चे होते हैं उनका रेगुलर जो है वो एक वहां पर उनका मेडिकल चेकअप होना चाहिए और आवश्यकता अगर महसूस दे रही हो तो डिस्पेंसरी सेवाओं को दवाई दी जानी चाहिए। अस्वस्थ छात्रों का वर्ष में कई बार जो है स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए और आवश्यक सुधार के लिए उसमें सुझाव देने चाहिए, टिप्स देने चाहिए आहार विहार से संबंधित, है ना। और छात्रों के सामान्य रोगों का निःशुल्क इलाज भी वहां पर किया जाना चाहिए। जो सामान्य रोग है, देखो जो गंभीर रोग होते हैं उनका तो बहुत ज्यादा इलाज होता है, बहुत लंबा इलाज होता है, खर्चा उसमें ज्यादा होता है, तो वो वहां स्कूलों के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। छात्रावासों में पौष्टिक भोजन की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। जो छात्रावास है उसमें एक पौष्टिक भोजन होना चाहिए। उसमें जितने भी हमारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, आपके जो है वो अच्छी तरह से उसमें होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट है, आपके प्रोटीन्स, एंजाइम्स, है ना, ये सब चीज उसमें वहां पर होनी जरूरी है उसमें। तो वो एक पौष्टिक आहार माना जाएगा और उसको खा करके बच्चे जो है वो स्वास्थ्य उनको मिलेगा, वो स्वस्थ रह सकते हैं। अब इसके बाद क्या आता है इसमें माध्यमिक विद्यालयों से संबंधित सुझाव कौन कौन से दिए हैं। जो माध्यमिक विद्यालयों में भवन निर्माण होता है उसमें साज सज्जा का सामान होता है, उसके बारे में बता रहे हैं कि प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में मान्यता की शर्तों के अनुसार उचित भवन होना चाहिए। यानी कि पहले तो उचित भूमि होनी चाहिए कि कितने बीघे में हमें भवन बनाना है ना, कितनी भूमि हमारी जो है वो खेल के मैदान के लिए अतिरिक्त रखनी है, कितनी भूमि जो है हमारी उसमें लेबोरेटरी बनेगी, है ना, कितनी भूमि में हमारा क्लासरूम बनेंगे। तो ये सब चीजें जो है पहले निश्चित कर लेनी चाहिए। और उनमें जो क्लासरूम है उनमें जो है वो कमरे जो बनेंगे उनका साइज जो है उचित प्रकार का होना चाहिए। तो कमरे जो है वो हवादार भी हो, रोशनीदार भी हो और प्रत्येक मौसम में वो सुटेबल हो, पर्याप्त उनमें अच्छा बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये उसके लिए एक उचित सामग्री जो कक्षा में होती है, जैसे ब्लैक बोर्ड होता है, चौक डस्टर होता है, या आपका डेस्क होता है, या फर्नीचर होता है, आपका चार्ट होते हैं, मॉडल होते हैं, चित्र होते हैं, है ना, इन सब चीजों की व्यवस्था वहां पर होनी जरूरी है। और छात्र संख्या जो है एक स्कूल में बताइए कि 500 से 700 तक ही होनी चाहिए। ज्यादा बच्चे स्कूल के अंदर नहीं होने चाहिए, क्योंकि ज्यादा भीड़ अगर होगी तो वो आपसे कवर नहीं हो पाएंगे। उसके लिए आप मतलब एक लैंड तो आपने ले लिया तो फिर कहाँ उसके लिए कमरा बनाएंगे जब अगर छात्र वहां पर बढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट ये बता रहे हैं कि प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में एक अच्छे स्तर का जो है पुस्तकालय होना चाहिए और पुस्तकालयों में हर विषय की उतनी किताबें वहां पर होनी जरूरी होती हैं जितने वहां पर बच्चों ने एडमिशन ले रखा है। और बच्चों को वो किताबें पढ़ने के लिए देनी भी चाहिए, है ना। अच्छे अच्छे राइटर्स की जो है वहां पर बुक्स होनी चाहिए। बुक्स ऐसी होनी चाहिए जिनकी भाषा सरल हो, सुगम हो, सुगराई हो और जिसमें अच्छे चित्र भी दिए हुए हो, अच्छा उसमें ज्ञानवर्धक बातें बताई गई हो, है ना। तो इस तरह की राइटर्स की किताब वहां पर रखी भी होनी चाहिए और उनमें बैठने की उचित व्यवस्था भी वहां पर होनी चाहिए बच्चों के बैठने की, ताकि बैठ करके बच्चे अवकाश के समय में अपना ज्ञानवर्धन कर सके, है ना। और प्रयोगशालाओं की व्यवस्था भी इसी प्रकार से कि आपके अगर स्कूल में विज्ञान में आपका भौतिक विज्ञान है,
फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आपकी जूलॉजी बॉटनी है, आर्ट में भी आपका जियोग्राफी है, तो उसकी भी आपके वहाँ पर प्रयोगशाला अलग अलग होनी चाहिए। उस प्रयोगशाला का एक इंचार्ज भी होना चाहिए ताकि बच्चों को बारी बारी से प्रैक्टिकल के लिए वहाँ पर बच्चों को बुलाए, उन्हें समझाए, उनसे कराए प्रैक्टिकल, ताकि बच्चों का भी ज्ञानवर्धन होता रहे। स्वास्थ्य सेवा बताइए कि माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था भी वहां पर होनी चाहिए और पौष्टिक मध्याह्न भोजन की व्यवस्था भी विद्यालयों में होनी चाहिए। प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में एक सप्ताह में कम से कम 200 कार्य दिवस यहाँ पर होने चाहिए और प्रति सप्ताह जो है 35 घंटे एक टीचर को पढ़ाने आने चाहिए और सप्ताह में एक दिन मध्याह्न अवकाश के बाद सह पाठ्यचारी क्रियाएं भी होनी जरूरी है। यानी कि 365 दिन में 200 दिन जो है कार्य दिवस होने चाहिए जिनमें टीचर जो है बच्चों को पढ़ाएगा, पढ़ाने के साथ साथ उनकी सह पाठ्य क्रियाएं भी होनी चाहिए, है ना। एक सप्ताह में कम से कम 35 पीरियड बताए, एक सप्ताह में 6 हो गए दिन हो गए, तो 6 सप्ते 6 36 यानी कि एक दिन में 6 पीरियड का एक पोर्शन हो रहा है वहां पर, तो एक दिन में 6 पीरियड एक टीचर को लेनी चाहिए। और एक बता रहे कि सप्ताह में एक उनके लिए पौष्टिक सप्ताह में मध्याह्न अवकाश के बाद जो है एक सह पाठ्य का चारी क्रिया वहां पर होनी चाहिए। इनके कुछ पहले 4 पीरियड चलाने के बाद में कुछ इस तरह की को-करिकुलर एक्टिविटी वहां पर होनी जरूरी है। प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में 2 माह का ग्रीष्म अवकाश या शीतकालीन अवकाश, 10-10 दिन के 2 लंबे अवकाश और सभी सरकारी अवकाश होने चाहिए। जितने भी सरकारी अवकाश है वो सबको मिलने चाहिए और 10-10 दिन के 2 लंबे अवकाश भी होने चाहिए और आपका ग्रीष्मकालीन अवकाश और आपका शीतकालीन अवकाश जो है ये सब वहां पर होने चाहिए। सप्ताह में जो है एक छुट्टी तो होती है आपकी इतवार की, सरकारी अवकाश भी मिलने चाहिए, तो परंतु कुल मिलाकर के 160 दिन से अधिक नहीं होने चाहिए। यानी कि 200 दिनों का कार्य दिवस बता दिया गया है, 160 दिन की छुट्टियां बता दी गई है, तो 360 दिन आपके बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार का इन्होंने अपना कार्यक्रम एक पूरा रखा है जिस पर हमने आपके सामने चर्चा की है। तो ठीक है स्टूडेंट।